हेलो नमस्कार आदाब, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1335th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ पारेख ब्रदर्स जूलर्स का धन्यवाद, क्योंकि पारेख ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंट्स राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक, वन ऑफ द बेस्ट बुटीक्स इन नागपुर सिटी, हेल्पिंग विमेन लुक ब्यूटिफुल with the best of clothing out there. Also, a big thank you to Antra Multi Services by Rupesh Pandey, Hamperite by Nidhi Rathi, Mampi reusable diapers for children, and also Vinay Sahu. LIC बोले तो विनय साहू। मेरी आज की जो मेहमान है, मैं मनी एज का भी धन्यवाद करता हूं, जो महिलाओं को स्ट्रांग बना रही है फाइनेंशियली विद फाइनेंशियल सर्विसेज। सो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मनी एज। आज की जो मेरी मेहमान है वो एक योगा स्पेशलिस्ट है, जो ये मानती है कि योगा से होगा, लेकिन ये वो अभी से नहीं मान रही है, वो कई वर्षों से इसको मान रही हैं। वो जेल के कैदी हो, वो कोविड का दौर हो, वो जिंदगी का दौर हो, कहीं ना कहीं मेडिटेशन और योगा ने उनके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आया, जिसके बाद आज उनकी जिंदगी में हजारों ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, और धन्यवाद करते हैं उन्हें जो है हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मिसेज लता माहेश्वरी। ओ आई एम सो सॉरी, लता लड्ढा। कैसे हैं मैम आप? बिल्कुल, बहुत मस्त। ये नाम मेरे मुंह से गलती से निकल गया या फिर ये वाकई में सच था? मिस लता माहेश्वरी, ये नाम को भूली तो नहीं आप? नहीं, ये मेरी पहचान, मेरे बचपन से जुड़ा हुआ नाम है, लता माहेश्वरी। लता माहेश्वरी की क्या कहानी है? कहाँ जन्म हुआ, कहाँ बड़ी हुई? लता माहेश्वरी एक छोटे गांव में, आमगांव में पैदा हुई। वहीं पर मैंने अपना बीए पास किया। वहीं से मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, और सबसे बड़ी एक चीज जो मुझे 4 लोगों के सामने बोलना नहीं आता था, शर्मीली थी जी, और डरपोक टाइप की दबी दबी सी मैं थी। और यहाँ से शादी के बाद का जो चेंज आया वो एकदम लेके गया मुझे गुजरात, आनंद जी, जो दूध की नगरी हम कह सकते हैं जी, अमूल का जन्म स्थान, अमूल का जन्म स्थान जी। तो मेरे हस्बैंड श्यामल जी लड्ढा, वो IIM से MBA उन्होंने किया है, और अमूल में थे जी। 12 साल तक का सफर मेरा अमूल में रहा, आनंद में रहा। कुछ कारणवश अमूल छोड़कर कलकत्ता जाना पड़ा इनको काम की वजह से जी। और कलकत्ता से मेरा योग का दौर शुरू हुआ। मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट अगर मैं कहूं तो पश्चिम से पूरब की तरफ जाते जाते हुआ। वहां का माहौल, भाषा, बारिश 3 गुना गुजरात से ज्यादा, कल्चर, सब इतना कुछ चेंज था मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी स्ट्रगल था जी। और ऐसे में हेल्थ इशू मेरे आने शुरू हो गए। मुझे लगता है कि मन की परिस्थिति पे बहुत अवलंबित है हमारा शरीर जी, कि मन ठीक नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम्स शारीरिक स्तर पर आने शुरू हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। और ऐसा ही कुछ मेरा हुआ। वहां का माहौल मुझे रास नहीं आ रहा था जी, अकेलापन था, इतनी बारिश और वो कुछ कीड़े आके ग्रिल में चिपक जाना, और वो सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और उसी में ये हेल्थ इश्यूज की स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, बहुत ही कम उम्र में मेनोपॉज के प्रॉब्लम भी शुरू हुए। और उसको लेकर ऐसा लगा कि, और डिप्रेशन, सबसे बड़ी बात कि मैं डिप्रेशन में जा रही थी जी। अब 35 साल की उम्र तो कोई डिप्रेशन की नहीं थी ना, तो उस समय में एक योग का शौक था मुझे, जानती थी, पहले आनंद में किया था जी। तो लगा कि योग के जरिए मैं अपने आप को सेहत दूं, अपने आप को हेल्दी बनाऊं, क्योंकि बच्चों को भी बड़ा करना था जी। और उसी समय में योग विवेकानंद केंद्र योगास बेंगलोर से एफिलेटेड कलकत्ता, वहां मैं गई योगा सीखने के लिए। पर शायद ईश्वर कुछ और चाहता था कि तू सिर्फ योगा नहीं सीख सकती, तुझे सिखाना पड़ेगा।
और मेरे ना बोलने पर भी, नहीं करने पर भी वहां के जो टीचर, जो डॉक्टर, जो सुमन सर एंड दीपा दीदी, जी, जिन्होंने मेरे लाइफ में मेरा टर्निंग पॉइंट, मेरा वजूद मुझे दिया, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप ज्वाइन करिए, नहीं कर पाएगी तो हम बाद में देखेंगे, पर योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स आपको करना पड़ेगा। जी, और वहीं से योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स ज्वाइन किया। और बहुत ही प्राउड की बात मेरे लिए ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिनके गुरु डॉक्टर नागेंद्र जी है, जी, उनकी मैं शिष्या हूँ। अरे वाह। आज 25 साल हो गया। अब शायद वो मुझे मिले ना मिले, पहचाने ना पहचाने, लेकिन उस समय के दौर में मैंने उनके अंडर में योग सीखा। 1997 में मैं योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स किया। उसके बाद में एडवांस कोर्स किया, जिसमें आपको थेरेपी वाइज सिखाना होता है योगा। जी, विवेकानंद केंद्र में वहां के जाके मैं कैंप्स लेने लगी, योग सिखाने लगी, कभी मॉर्निंग बैच, कभी इवनिंग बैच। जी, वहां के पीडीसी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप्स, जो बच्चों के लिए लिए जाते थे, उसमें शामिल होने लगी। वहां के बच्चे दीदी दीदी करके थोड़ा सा, मतलब लाइफ मेरी बदल रही थी और मेरे अंदर में पॉजिटिविटी आ रही थी, हेल्थ इश्यू जाने लग गए थे। और तब से लेकर अब तक मैं योग के साथ हूँ। और जी, हाँ, नहीं, जब विवाह करके माहेश्वरी परिवार से आप लड्ढा परिवार में आई, क्या ट्रांसफॉर्मेशन था, क्या चेंज था, क्या बदलाव देखा आपने खुद में भी? लड्ढा परिवार में आने के बाद एक सबसे बड़ा बदलाव जो मैंने मेरे सासू माँ में देखा कि वो खुद खेती करती थी, खुद खड़ी थी अपने पांव पे। और आने के बाद में मैंने देखा कि इतने छोटे शहर दाढ़ी से मेरे जेठ, देवर, ये लोग सब एक से बढ़कर एक डिग्री लेकर बड़े हुए। तो कहीं ना कहीं वो चीज मुझे छू रही थी कि मेरे सासू माँ ने इतने बच्चों को इतनी डिग्री देकर पढ़ाया। एक सबसे बड़े हमारे इंजीनियर है, सेकंड नंबर डॉक्टर है, थर्ड नंबर ये एमबीए है, फोर्थ नंबर एनेस्थिस्ट है और फिफ्थ नंबर फूड साइंटिस्ट है। एजुकेशन से भरा हुआ फैमिली था। तो देखने का नजरिया, आगे हम लोगों को लाने का नजरिया बिल्कुल अलग था। माहेश्वरी फैमिली से लेकर लड्ढा तक ये फर्क जबरदस्त था। तो जब वो जो पूरा वक्त आपने आनंद में बिताया, उसके बाद फिर जब आप कोलकाता गई, वहां पे आपने, आपकी रुचि ये जो योगा है इसकी तरफ पड़ी, क्या कभी आपने ये जिंदगी में कभी सोचा था कि आप एक योगा इंस्ट्रक्टर बनेंगी? बचपन से क्या सपने थे? लता माहेश्वरी क्या करना चाहती थी? नहीं, कोई सपना नहीं था। सिंपल हाउसवाइफ, मनोरमा और सरिता पढ़कर घर की सफाई का नशा, बस कभी नहीं सोचा था। पर मेरे हेल्थ इशू ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया और मैं आप बार बार कहूंगी कि मेरा वजूद मुझे दिया। ये महिलाओं के साथ अक्सर होता है कि मेनोपॉज, स्पेशली मेनोपॉज एक ऐसा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट योगा, ये आपको क्या ऐसा लगता है कि लोगों की जिंदगी में योगा बहुत लेट आता है, बहुत लेट लोग योगा को एक्सेप्ट करते हैं, इस फिजिकल एक्टिविटी को एक्सेप्ट करते हैं, जबकि ये शुरुआती दौर से ही कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी की होनी चाहिए? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जब हमको प्रॉब्लम्स आते हैं और कोई 2-4 लोग अगर बोलेंगा, बताता है कि योग से फायदा है, तो वो ट्राई करने के लिए 2-4 दिन ज्वाइन करते हैं या 1 महीना ज्वाइन करते और फिर छोड़ देते। पर योग 1 महीने में नहीं सकता है। आपको धीरे 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 रेगुलर अपने आदत में उसको डालना पड़ता है, शामिल करना पड़ता है। और अभी का जो योग वो ऐसा हठ योग नहीं है कि आपको अपने पांव छूने ही हैं या आपको ये आसन नहीं आता है तो भी करना ही है। हमारे शरीर के हिसाब से हमारा जो भी प्रॉब्लम है, उस इशू के हिसाब से हमको योग को चुनना है और वो रेगुलर, चाहे वो 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, वो करना ही करना है। जो आपका जो वक्त जेल में कैदी जो हैं उनको सिखाने में जो वक्त किया, वो किस किस्म का एक्सपीरियंस था? मैं रोटरी क्लब ईशान्य की मेंबर हूँ। ऐसे तो जेल में जाने की परमिशन नहीं होती। नहीं, और भी तरीके हैं जेल में जाने के। हाँ। आपने वो इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन रोटरी ने मुझे ये मौका दिया। और वहां की जब मैं कैदियों को योग सिखा रही थी,
मतलब मुझे पहले दिन दूसरे दिन बहुत डर लग रहा था. पहले दिन तो वो बिलकुल आना नहीं चाहती थी. आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही, उद्या येईल. और करते करते मेरा फर्स्ट डे, सेकंड डे लोग आने लगे. 7वां दिन आया. उनके अंदर में जो चेंजेस मैंने देखे, उन लोगों ने जिस तरीके से कविताएं मुझे गिफ्ट की, सुंदर सुंदर भजन गा के सुनाए, और लास्ट डे जिस दिन वो फीडबॅक देने थे, सारे लोग आ रहे थे, फीडबॅक्स दे रहे थे. और अभी भी मेरे पास उन लोगों के लेटर्स हैं की जेलमधनं निघाल्यानंतर तुमच्याकडे योगा शिकायला यायचं आहे. उसमें से एक ने बोला, मैडम 2 दिन बाद मैं सुसाइड करने वाली थी. ओ माय गॉड. पर ये 7 दिन के योग से मुझे लग रहा है कि इतना सुंदर जीवन है, मैं सुसाइड क्यों करूं. मैं अपने आप को बदल कर मैं नया जीवन ले सकती हूँ. और वो मेरे लिए रोमांच उठाता है अभी भी मेरे अंग पे, कि वो लेडीज जो मरना चाहती थी, वो 7 दिन के योग में अपने आप को चेंज कर सकती है. जब आपने सिखाना शुरू किया योग, आपने जब 1997 में एक ट्रेनिंग करी, एक कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन किया कि अब आप योगा सिखा सकती हैं, घर पर क्या माहौल था उस वक्त? आई एम श्योर आपके बच्चे बहुत छोटे थे. हस्बैंड की तरफ से इस बारे में, लड्ढा साहब की तरफ से इस प्रोफेशन की तरफ किस तरफ से आपको योगदान मिला? योगदान हमेशा से ही था, पर जब मैंने योग शुरू किया, अपने घर के ड्राइंग रूम से शुरू किया. 4 लोग 5 लोगों से शुरुआत किया. और ये 4-5 लोग कौन थे? मेरे बिल्डिंग के ही लोग थे. अच्छा, बिल्डिंग के. हाँ, जी. जब उनको पता चला कि मैं सिखाती हूँ, मुझे आता है, तो थोड़ा उनकी तरफ से था. और मुझे भी लग रहा था कि ये नॉलेज मेरा चला जाएगा जी, इसीलिए शुरुआत किया. और धीरे धीरे फिर वो बाहर तक निकलने लगा. 2008 में मैंने योग ऊर्जा केंद्र की स्थापना की, और बाहर निकलकर फिर योगा क्लास लेने लगी मैं. बच्चे कैसे? आपके 2 बेटे हैं? 2 बेटे. उनका परिचय थोड़ा दे. बड़ा बेटा विशाल, जो कि अभी अमेरिका में है, 14 इयर्स हो गए हैं उनके शादी को. और छोटा बेटा विनय लड्ढा, जो मेरे साथ है. और दोनों बहुएं हैं. बड़ी बहू फेसबुक में है, छोटी बहू फिजियोथेरेपिस्ट है. और 2 पोतियां हैं, 1 पोता है. तो बहुत अच्छी फैमिली है. और उनको, हाँ, कठिन तो था वो समय कि उनको बढ़ाते बढ़ाते ये काम करना. और तब उन लोगों के उसमें नहीं था कि मम्मी क्या कर रही है. तो बस लड्ढा साहब की तरफ से बहुत प्रोत्साहन था कि कुछ करो, खाली मत बैठो. जब ये जो पूरा का पूरा डेफिनेशन है खाली नहीं बैठने का, Right. अक्सर देखा जाता है कि माहेश्वरी पंचायत से जुड़ी हुई या फिर मारवाड़ी परिवार की महिलाएं जो रहती हैं, वो अक्सर अपना पूरा का पूरा वक्त जो है, या वो एक तरीके से देखा जाए तो अपना पूरा जो वक्त का समर्पण है, वो अपने परिवार को और अपने घर को देती हैं. बाहर निकलना, करियर बनाना, ये अब जाके ये चलन शुरू हुआ है, लेकिन पहले नहीं था. जब आपने ये चीजें करना शुरू की, तो क्या कभी समाज की तरफ से, समाज से जुड़े लोगों की तरफ से कभी ये बात निकल कर आई कि ये क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है? क्योंकि वैसे तो जरूरत नहीं थी, लेकिन आर्थिक रूप से तो आप सक्षम थी, परिवार अच्छा था. लेकिन मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया. और सबसे ज्यादा मुझे उस समय में जो लग रहा था कि हम जिस समय में मैं 25 साल पहले क्लास ले रही थी, तब हम ड्रेस पहन के अपने सास ससुर के सामने भी नहीं आते थे जी. पर मेरे ससुर जी ने कलकत्ता जब वो मेरे साथ आए रहे, सबसे ज्यादा उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि, और उनको मैं सिखाती थी तो वो कहते थे कि मुझे भी ये अच्छा, उनको सुनाई कम आता था, तो मैंने जस्ट भ्रामरी प्राणायाम उनको सिखा, तो बोला मुझे मेरे सुनने में फर्क पड़ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है. तो ये प्रोत्साहन, मेरा पूरा कोर्स किस तरीके से चल रहा है, वो सारी जानकारी उन्होंने मेरे साथ ली है. और वो सबसे बड़ा मेरे लिए कि आगे नॉलेज कितना भी हो, सिखा कितना भी अच्छा सकती हूँ, लेकिन कोई अगर मुझे मौका नहीं दे तो क्या होगा. ये मौका मुझे भरपूर मिला, कहीं से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आए मेरे लाइफ में. ये कोविड का एक दौर आया, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे टीचर्स का या योगा की शिक्षा देने वाले जितने भी शिक्षक हैं, उनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर आया. एक जो रेगुलर ट्रेडिशनल तरीका होता है ट्रेनिंग देने का, उससे हटकर
टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रेनिंग देने का हुआ, वो कैसा रहा आपके लिए? शुरुआत बहुत डिफिकल्ट थी। जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कोविड में चाहिए थी, और मैं अपनी क्लास कोविड के दरमियान बंद करके बैठी थी, क्योंकि मेरी लाइव क्लासेस चलती थी, तो ऑनलाइन मुझे पता नहीं था। पर जब सब तरफ से ये आ रहा था कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योग काम कर रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो समहाउ मेरे ही क्लास के स्टूडेंट लोगों ने में से आया कि भाभी क्यों ना हम अपने ही ग्रुप में शुरू करते हैं जी। और तब मैंने सीखा कि जूम क्या है, जूम मीटिंग कैसी होती है, म्यूट कैसे करना है, अनम्यूट कैसे करना है। पहले 7 दिन मुझे लग रहा था कि मैं अकेली योग कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा था कोई दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पर ये मेरे लिए वरदान साबित हुआ। जूम मीटिंग कोविड में एक साइंटिफिक दृष्टि से पता चल रहा है कि ब्रीदिंग हमारे लिए कितना मायने रखती है। और उसी दरमियान लगभग 3 से 4 पेशेंट ऐसे थे जो भयंकर डिप्रेशन में थे। उनके बच्चों ने मेरे साथ फोन करके अपनी फीस पेड करके अपने मम्मी के लिए कि माँ कुछ भी करिए आंटी, मम्मी को आप सिखाइए, और उनका डिप्रेशन, और आज वो अपना टिफिन सर्विस बहुत अच्छे से चला रही है। एक छोटी सी बच्ची 18-19 साल की, बस कोविड हो गया तो मैं क्या करूंगी। ऐसे ऐसे डिप्रेशन में लोग आए, उनके एक्सपीरियंस से मुझे समझ में आ रहा है। और एक एक्सपीरियंस मैं बताना चाहती हूँ कि धीरे धीरे कैंप्स लेने शुरू हुए, छोटे छोटे जगह जाकर 30-40 लोगों में कैंप्स लेना शुरू किया। माहेश्वरी मंडल, विदर्भ माहेश्वरी मंडल, ये सारे ऑनलाइन क्लासेस हुए। रायसोनी में बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस ली। शरीर से ज्यादा मन पर दर्द है, ये मेरे कंसल्टेंसी में मुझे समझ में आने लगा कि महिलाएं अकेली है, मेनोपॉज के प्रॉब्लम से जूझती है पर समझ नहीं है, गुस्सा आ रहा है, डिप्रेशन है, यूरिन इन्फेक्शन है, बैक पेन है, पर सहती जा रही है। ये सारी चीजें कभी शेयरिंग में नहीं लाया उन्होंने। और वो सारी चीजें जब मैं छोटे छोटे गांव में जाकर बताती थी, पहले 2 दिन वो लोग आम्हाला काही नाही आहे, आम्ही सगळं व्यवस्थित, 3-4 दिन वो बोलना शुरू करती थी कि क्या मैडम ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। और मुझे लगता है कि मनोकायिक रोग जो मैं कहती हूँ कि वो भी योग से हम भगा सकते हैं। पर आप कहेंगे कि 1 दिन, 1 महीना, 3 दिन कर लूं मैं योग और रोग से निजात पा लूं, ये संभव नहीं है। ये यात्रा, ये जर्नी आपको कंटिन्यूअस आदत में डालनी ही होगी। लगातार 15 मिनट दीजिए, 20 मिनट दीजिए, पर योग को अपनाएं। और स्पेशली ब्रीदिंग, जो एक मैं देख रही हूं कि गार्डन में लोग एक दूसरे को देखकर प्राणायाम कर रहे हैं, कपालभाति, भस्त्रिका, जो कि बीपी वाले पेशेंट, हार्ट पेशेंट ने तो भस्त्रिका और कपालभाति करना ही नहीं चाहिए, पर उनको वो नॉलेज नहीं है और वो करके अपने रोग को बढ़ाते जा रहे हैं जी। तो ऐसे लोगों ने इंस्ट्रक्टर के जरिए अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम करना चाहिए। जो कि मेरा एक कहना है कि आपको जब गुस्सा आ रहा है, आप जब बीमार है, आप जब तकलीफ में है, आपकी सांसें ही तो उखड़ती है ना जी। ये सांसें मेरे मूड की वजह से चल रही है। क्या मैं अपने मूड को इन सांसों से ठीक कर सकती हूं? ये सवाल मैं आपके लिए कर रही हूं। मैं बीमार हूं, मेरी सांस उखड़ी हुई है, मैं बीमार हूं, मैं तकलीफ में हूं, तो मेरी सांसें उखड़ रही है जी, उखड़ रही है, बढ़ रही है। अब ये बढ़ी हुई सांसों को अगर मैं स्लो डाउन करूं, मैं रिदमिक करूं, मैं उसको बैलेंस में लाऊं, तो क्या मैं अपने मूड को चेंज कर सकती हूं? बिल्कुल। तो यही चीज योग सिखाता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम आपको सरल बनाते हैं, सजग बनाते हैं और एक जीने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जन्म और मरण भी हमारे सांसों पर ही टिके हुए हैं। जैसे ये बड़ी बारीक बात है, सांसों को समझना और उसके ऊपर में काम करना। एक तरफ अब हेल्थ को लेकर एक बहुत बड़े लेवल की जागरूकता हुई है। कोविड के बाद लोगों ने देखा कि कोविड के बाद एक बहुत बड़ी जागरूकता हुई है हेल्थ को लेकर। सडनली जिम्स पे जिम्स खुलना शुरू हो गए हैं, है ना। जुम्बा क्लासेस, नंबर्स ऑफ जुम्बा क्लासेस बढ़ गए। क्या
लोगों का ये बड़े जिम जाना और योगा जो एक सस्ता माध्यम है हेल्थ और फिटनेस पे काम करने का, ये नहीं इस्तेमाल करना, ये आपको कई बार कहीं ना कहीं मन में वो दुख लाता है। बिल्कुल आता है, तकलीफ होती है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो मेरे क्लास में आने के बाद उनकी मेडिसिन बंद हुई है, जबकि हम कहते हैं कि दवाई कभी बंद मत करो, बिना डॉक्टर्स के सिफारिश के तुम दवाई में चेंज मत करो, बस योगा करते रहो। पर मेरा एक ये भी सवाल है कि लोग लाइफ टाइम जिम के वो ले लेते हैं, मेंबरशिप ले लेते हैं, और लेने के बाद में कितने दिन जाते हैं। ऑनलाइन क्लास का एक और फायदा मुझे लगता है कि घर के घर में 20 सेकंड में आप बटन दबाओ और क्लास में शुरू करो, कपड़े मत बदलो, शूज मत पहनो और बस क्लास को शुरू कर दो और एक आदत में डाल दो। ये एक बेस्ट तरीका, और सिर्फ शारीरिक स्तर पे काम नहीं कर रहा है ना योग, आपके मन के ऊपर काम कर रहा है, आपकी सांसों पे काम कर रहा है, आपकी बुद्धि पर काम कर रहा है। और जाकर तो हमको कोई भी काम हम करें खुशी के लिए कर रहे हैं जी, वो खुशी भी हमको समझना चाहिए, जो कि हमारे हार्मोन्स इस सारी चीजों से हमको एक्टिवेट करते, हमारे खुशी देने वाले हार्मोन्स। जब मुझे लगता है कि मैंने आज एक्सरसाइज कर ली, मैं अपने हिसाब से अच्छे से खा रही हूँ, अपना ध्यान रख रही हूँ, तो खुद का ही मूड खुद को अच्छा लगने लगता है कि यस मैं सही कर रही हूँ। तो हमारे हार्मोन्स भी उस तरीके से, आप दुखी दिन भर बैठे रहते हो, अकेले में हो, गुमसुम हो, अकेले हो, क्या क्या उपलब्धि है। यहां पर आकर मुझे लगता है कि जिम फिजिकल बॉडी फिटनेस बढ़ाने के लिए बहुत कारीगर हो सकता है, यंगस्टर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, पर एक एज के बाद महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी योग ये संपूर्ण एक विषय बहुत बेस्ट बन सकता है। क्या एक महिला अच्छी सासू माँ बन सकती है अगर वो योग सीख ले तो? अगर मेरे ये मैं मेरी सासू माँ के लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा। बिल्कुल बन सकती है एक स्त्री, अगर स्त्री बहुत को सोच के बोला नहीं, आपने, नहीं, लेकिन नहीं, जी मैं अच्छी सासू माँ हूँ। और एक स्त्री ही स्त्री को अगर समझ लेना जी, तो सब चीजें सुलझ सकती है। लेकिन मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया तो तू उससे बच नहीं सकती। अगर वो चीज अगर मैं यहाँ लाती हूँ तो कभी भी अच्छी सासू माँ नहीं बन सकती। पर आप ये बात को मानती हैं क्या कि एक महिला को पीछे खींचती है? सच है? बिल्कुल है। तो योग का काम ये है कि आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आनंदित रखे, और स्वस्थ मस्त आनंदित रहते हैं तो अगले को भी आप खुश रख सकते हो। पर मैं ही दुखी हूँ, मैं ही तकलीफ में हूँ, मैं ही प्रॉब्लम में हूँ, तो मुझे दूसरों के प्रॉब्लम ही नजर नहीं आएंगे ना। फिर वो मेरी बहू हो या मेरी ननंद हो या मेरी भाभी हो जी, मैं नहीं रख सकती, किसी को भी खुश नहीं रख सकती। आपकी जो बहू हैं जो नागपुर में आपके साथ, मेघा जी जो रहती हैं, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है, एक जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट है, उनके साथ चर्चा होती है योगा को लेकर, फिजियोथेरेपी को लेकर? अगर मैं कहूँ कि मुझे इस पड़ाव पे अभी जो लाया है लास्ट में, ये कोविड के दरमियान, या मेरे जहाँ जहाँ कैंप्स होते हैं, मेघा ही लीडरशिप लेती है। वही बोलती मम्मी आप ऐसा करो, मम्मी ये कर सकते हो। मतलब वो नए जमाने की है, मैं थोड़ी पीछे हूँ, तो उसके कदम में कदम मिलाने में अगर वो मुझे सलाह दे रही और अच्छे के लिए, यस, उसके फिजियोथेरेपी सेंटर में भी हमने प्राणायाम वगैरह सिखाए हैं। वहां पर स्पेशल कभी जरूरत पड़ी तो बुलाती है, और उसके पेशेंट भी जिनको लगता है कि भाई फिजिकल एक्सरसाइज से ज्यादा अभी उनको प्राणायाम और मेडिटेशन की जरूरत है, तो वो भेजती है मेरे तक पास में। बहुत सारे बदलाव आए हैं समाज में वक्त के साथ, स्पेशली महिलाओं को लेकर। एक तरफ डिवोर्सेस की रेट बढ़ना, वहां पर उसके बाद महिलाओं का वापस से विवाह न करने का मन बनना कि एक खराब एक्सपीरियंस रहा है, फिर से ना हो, उसका एक डर। दूसरा एंजाइटी इश्यूज, डिप्रेशन इश्यूज, डेफिनेटली साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाना चीजों को। फिर यंग लड़कियां करियर की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहती हैं, लेकिन विवाह की तरफ नहीं, उनका रुझान जो है वो अपने करियर को बनाना है। क्या ये सब के बीच में जिन तकलीफों से, मानसिक तकलीफों से महिलाएं गुजरती हैं, क्या उसका सलूशन है योगा के पास?
सॉल्यूशन यही है कि डेली आप अपने आप को, मतलब मैं अपने क्लास में ये हमेशा कहती हूँ कि खुद मरीज बन जाओ और खुद ही डॉक्टर बनो। यानी जब हम प्राणायाम में, मेडिटेशन में अगर हम अपने अंदर झांकते हैं, अपने अंतर्मन में देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ईमानदारी से मैं अपने आप को देखूं कि मेरी तकलीफ कहाँ है, मुझे दुख कहाँ रहा है जी। उस तकलीफ के साथ साथ अगर मैं उस पर वर्कआउट करूं जी। तो बहुत सारी चीजें उससे, पर आप कहेंगे कि जैसे 7 डेज का कोर्स है और 7 दिन योगा करने से मिलेगा, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। आपको ये यात्रा में सतत इस जर्नी में अपना अवलोकन करते रहना पड़ेगा। मैं अभी भी सीख रही हूँ और मैं बोल रही हूँ, लोगों को लग रहा है मैं सिखा रही हूँ, पर मैं लोगों से, उनसे ज्यादा सीख रही हूँ। उनके मानसिकता बातों बातों में, शेयरिंग में, कंसल्टेंसी में वो बता देती कि मुझे ऐसी तकलीफ है, वैसी। कहीं ना कहीं मैं मेरे पास्ट में जाती हूँ कि यस, उसका ये मेनोपॉज का पूरा अगर मुझे एपिसोड पूछो तो मैं पूरी तरह से बता सकती हूँ कि यस, महिलाएं जूझती है। इधर हस्बैंड बोलता है पंखा बंद करो, हम कहते पंखा शुरू करो। यहां से शुरुआत है। तो मैंने अपने कोर्सेस में जहां जहां बाहर छोटे छोटे जगह पर जाई, तो मैंने अपने इस चीज को पति पत्नी और वो भी नाम दिया, पति पत्नी और मेनोपॉज जी, जो हमारा दुश्मन बन जाता है। और मैं पुरुषों को इसकी जानकारी भी नहीं रहती। एक और चीज मैंने देखा, जो अच्छी अच्छी जगह पे कैंप लेते लेते उन लोगों ने ये किया कि हमारे हस्बैंड को हमारे साथ चाहिए होटल में, बाहर शादी में, कहीं और जा रहे हैं, पर अगर हम उसको बोलते कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर के पास चलेंगे, अरे क्या, मेरी क्या जरूरत है, तेरे पास गाड़ी है, ड्राइवर है, जाओ। उस संवेदनशील महिला के लिए उस समय उसका पति ज्यादा जरूरत है, उसका साथ, उसकी फैमिली ज्यादा जरूरत है कि वो उसके साथ जाए। और वो बोलता है कि तेरे पास कमी क्या है। ये हमारे इमोशन की ललकार भी यहाँ पर होती है और समझना पड़ेगा पुरुषों को भी। विवाह एक इंस्टीट्यूशन है, शादी, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, जहां एक तरफ हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ से रोज कुछ ना कुछ सीखता है। आपने लड्ढा साहब से क्या सीखा? कितने साल हो गए आपकी विवाह को? 42 ईयर। क्या बात है। पिछले 42 सालों में आपने लड्ढा जी से क्या सीखा? अगर मैं कहूं कि मैंने क्या नहीं सीखा, हर कदम पर उनका प्रोत्साहन, उनका धीरज, हर चीज में, मतलब मैं बोलूं कि कच्ची मिट्टी का था मेरा रेशा, संयम से इन्होंने मुझे तराशा। क्या बात है। सच में। मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि मैं डरपोक सी थी और आज आकर मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रही हूँ जी। तो कहीं ना कहीं ये तराशने की वजह से ही हुआ है। फैमिली ने बहुत सपोर्ट दिया है, हर किसी ने, बच्चों ने, सबने। आपके ये जो पूरा का पूरा आपका जो परिवार है, इस परिवार में आप किससे अपेक्षित हैं कि आपकी जो लेगेसी है, ये इतने वर्षों से, 25 सालों से जो आप ये कड़ी मेहनत कर रही हैं, लोग योगा को एक अलग लेवल पर पहुंचाने की, महिलाओं को कहीं ना कहीं इंस्पायर करने की कि उनको करना चाहिए योगा, जुड़ना चाहिए योगा से, ये कौन लेकर जाएगा इस लेगेसी को और आगे? किससे अपेक्षित अभी है? तो मुझे महंगाई दिख रही है क्योंकि फिजिकल हेल्थ में उसको बोलती हूँ कि तुम फिजिकल हेल्थ पे काम कर रही हो, मैं मेंटल हेल्थ पे काम कर रही हूँ जी। आगे मैं चाहती हूँ कि वही इसी को बढ़ाए। लेकिन सपने क्या है, करना क्या है, इसको कहाँ तक ले जाना है? बहुत सही। मैं अपने पेरेंट्स को देख रही हूँ, मम्मी पापा को, जो अकेलापन लग रहा है, कुछ भी करने को है नहीं। और अब इस समय में ऐसे उम्र पे है कि मैं कोई एक्सरसाइज भी सिखाऊं तो उनको जल्दी ध्यान में नहीं आ रही, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी सिखाऊं तो वो नहीं कर पा रहे हैं जी। तो काफी लेट हो गई मैं उनके लिए तो। पर ऐसे लोग जो हमारे पेरेंट्स, जो घर के बाहर जाके कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, घर में टाइम पास नहीं हो रहा है, लोगों, बच्चों के पास टाइम नहीं है कि उनको टाइम दे, उनके लिए मुझे लगता है कि मैं 1 घंटा का क्लास में करूं जिसमें मैं भजन, म्यूजिक, योग, सूक्ष्म व्यायाम, ये सब उनको इंक्लूड करूं। कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई कविता सुनाता है, तो अगर वो निकल पड़े उनसे तो वो 1 घंटा मैं उनको देना चाहती हूँ। तो अगला पड़ाव मेरा बहुत दिन से सिर्फ इधर है, अभी कर नहीं पाई हूँ। ये मेरा आखिरी सवाल, अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई
और उस सुनहरी किताब में एक पन्ना रहा, एक सुनहरे पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा रहा, लता माहेश्वरी लड्ढा। इसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? युग योग जियो, स्वस्थ रहो और अपनी इस अंतर मंत्र की तक पहुंचने की इस यात्रा को जारी रखो। करे योग, रहे निरोग। आज आपसे मिलकर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजेश पारेख का जी, जिन्होंने मुझे रेकमेंड किया आपका नाम। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका नाम रेकमेंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 200 एपिसोड पहले हो गया था। लेकिन इतनी बड़ी लिस्ट है महिलाओं की मेरे पास, जिसके बाद मैं काफी लेट हो गया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं आपसे कि वो इंटरव्यू लेने में काफी लेट हो गया मैं। लेकिन आपसे आज मिलकर अब एक वादा मैं भी आपसे करता हूं कि जब जब मुझे जो महिला थोड़ी सी परेशान लगी, या मैं हर उस महिला से जब भी किसी महिला से मिलूंगा तो मैं उनसे जरूर कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कोई भी मानसिक या फिर शारीरिक तकलीफ हो या आत्मिक तकलीफ भी क्यों ना हो, आप कृपया लता जी से मिलें, क्योंकि वो आपको सही राह दिखाएंगे। मुझे लगता है कि उम्र नहीं देखे, अपने शौक जारी रखें। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने हेल्थ को दे। हेल्थ ही हैप्पीनेस ला सकता है, क्योंकि आपके पास सारी चीजें हैं लेकिन हेल्थ नहीं है, उन चीजों का क्या? तो सभी से स्पेशली महिलाएं पूरे सब काम कर लेगी, सारे त्योहार मना लेगी और अपने हेल्थ को पोस्टपोन करते करते कल से, परसों से, नर्सों से करते करते वो दिन आता नहीं है। पर मेरे अपने अनुभव ने मुझे सिखाया, इसीलिए मैं अपनी क्लास को स्वार्थ और परमार्थ बोलती हूँ। स्वार्थ सुबह उठना है, मुझे करना है। परमार्थ कि मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक सुनकर, उनके चेहरे की हंसी देखकर मैं खुद खुश होती हूँ और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, तू सो नहीं सकती, तू बीमार नहीं पड़ सकती। और हर दिन मैं अपने टाइम से, कितना रात को 3 बजे सोए हो, फिर भी मैं अपने क्लास में हाजिर होती हूँ, सिर्फ अपने स्टूडेंट की खुशी के लिए। आप ऐसे ही हजारों स्टूडेंट्स की खुशियों का कारण बनती रहें। आप लोगों के जीवन में स्वास्थ्य और खुशी का एक बहुत बड़ा कारण बनती रहें। आप योगा को जहां तक पहुंचाना चाहती हैं, आपका सपना पूरा हो और आप हमें हमेशा इंस्पायर करती रहें। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राज भैया, थैंक यू वेरी मच। लता लड्ढा जी से बात हुई, मुलाकात हुई। काफी समय के बाद एक ऐसा इंटरव्यू मैं ले रहा था जिसमें मैं एक इंटरव्यूअर नहीं, लेकिन एक लिसनर और एक व्यूअर ही था, क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें सीखने की कोशिश कर रहा था जो शायद अमूमन हम जिंदगी में ये चीज को समझते ही नहीं है। क्योंकि कोविड का वक्त आया, इसीलिए हमने हेल्थ को प्रायोरिटी देना शुरू किया, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते। उसमें से एक हमारी सरकार भी है कि वो हेल्थ के लिए जो चीजें करना चाहिए वो चीजें नहीं करती। इसीलिए आज जिस किस्म की व्यथा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हैं, उसके बारे में क्या ही कहें। लेकिन इतना जरूर है कि योगा से होगा, ये तो हमारी नींव से आता है, हमारे संस्कारों से आता है, लेकिन हम उनके बारे में ना सोचते हैं ना विचार करते हैं। बस सुबह सुबह उठकर एक जिम में जाते हैं, डंबल उठाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ भी वैसे ही हो जाएगी, जैसा डंबल है कड़क और हैवी, वैसी हमारी लाइफ हो जाएगी अच्छी। लेकिन अच्छी होती नहीं है, वो हैवी हो जाती है उल्टा। और एक समय आता है जब आप प्रोटीन शेक पे जिंदा रहना शुरू कर देते हैं, फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग करना शुरू कर देते हैं और ये सोचते हैं कि चलो मैं दुबला हो गया। लेकिन उस बाहर से भले आपका पसौना कैसा भी दिखता हो, लेकिन अगर आप अंदर से कमजोर हैं, मतलब अंदर आपकी जितनी भी बॉडी फंक्शनैलिटीज अगर आप उसमें कमजोर हैं, आपकी आत्मा, आपके अंतर मन से आप कमजोर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी पूरी की पूरी कमजोरी नजर आती है। लेकिन कुछ लोग जन्म लेते हैं लता लड्ढा जैसे और आकर समाज में एक परिवर्तन लेकर आते हैं और लोगों को समझाते हैं कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी नहीं, लता लड्ढा की कहता हूँ, अपने काम के प्रति, अपने योग के प्रति समर्पण रखना इंसान को भगवान बना देता है। आपसे सभी से निवेदन है, इस एपिसोड को इसीलिए शेयर करें, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि आप लता लड्ढा जी से प्रेम करते हैं, लेकिन इसीलिए भी करें क्योंकि ये सोच, ये समझ समाज में आना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब तक
लता लड्ढा जी जैसे लोग हैं, एक उम्मीद है कि हम समझेंगे। लेकिन कहते हैं ना, बड़ा डिफिकल्ट है किसी को आसानी से कोई बात समझाना। अगर इतना ही आसान होता तो बांसुरी बजाने वाले महाभारत नहीं होने देते। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और आपके परिवार में एक बेटी है जो बड़ी गुमसुम रहती है, ज्यादा बात नहीं करती, 4 लोगों के सामने बात करने में शर्माती है, लेकिन योगा करना जानती है, तो समझिए वो लता लड्ढा बन रही है। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।